अगर आप खाली श्री गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान ले लोगे, आपको कुरान के बारे में पता नहीं होगा, आपको गीता जी के बारे में पता नहीं होगा, आपको रामायण के बारे में पता नहीं होगा, आपको बाइबल के बारे में पता नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? हमारी एजुकेशन जो है ना, उसकी क्वालिटी में पंजाब में कमी आई है। हमारे पंजाब के बहुत से लोग जो किसान परिवारों से आते थे, आईएएस आईपीएस हो जाते थे, बहुत से हैं। धीरे धीरे वो गिनती कम हो गई। जल बोर्ड लोगों को पीने का पानी अपने टेन्योर के अंदर वो शुद्ध नहीं दे पाए, हर बार वादा करते थे। इन्होंने कहा था रंगला पंजाब बनाएंगे, इन्होंने खूनी पंजाब बना दिया। जगह जगह कत्लोगार्त हो रही। नमस्कार, पंजाब केसरी की खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का फिर दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से हम समय समय पर आपको जागरूक करते हैं ऐसी शख्सियतों के साथ मिलवाकर जिनसे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। और आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की, और पंजाब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्वयं एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी समय पंजाब को दिया है, और साथ ही वो पंजाब के अंदर एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े रहे, भाजपा के साथ। पिछले 40 सालों से उन्होंने भाजपा को अपने दिए। किस तरीके से पंजाब को लेकर वो सोचते हैं और क्या कुछ उनका नज़रिया है और उनकी ज़िंदगी का जो संघर्ष रहा उसको भी जानने की बात करेंगे। और हाल ही में पंजाब को लेकर जो बजट के क्राइसिस चल रहे हैं, जो एक अहम मुद्दा अपने आप में बताया जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रेवाल साहब हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर ग्रेवाल साहब कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ जी। तो ग्रेवाल साहब, सबसे पहले तो हम आज आपसे काफ़ी मुद्दों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पंजाब और पंजाबियत को जितना आपने गहराई से अपने समय में देखा है, शायद ही इस समय में इतनी सीनियरिटी अब किसी की रही होगी। तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के सफ़र की बात कर लें, क्योंकि किसानी से आपका सफ़र जो है शुरू होता है। ग्रेवाल साहब, जानना चाहेंगे किस तरीके से किसान परिवार से होते हुए राजनीतिक सफ़र की शुरुआत आपकी हुई? देखो, मैं एक चीज मेरा मानना है, मैं कोई योजना से कुछ नहीं किया। मेरे को तो, मैं साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरा गांव जो है वो बरनाला के पास ही है, धनौला मंडी। तो शुरू में खेती करते थे और तो कुछ नहीं था, बाद में तो बिजनेस भी किया। अब पूरी फैमिली सेटल्ड है, तो अब अलग बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी सब उसकी ऊपर वाले की कृपा रही। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अब एमए कर रहा हूँ। आज भी आप एमए कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से? पार्ट 1 कर गया, सेकंड में हूँ। तो क्या स्ट्रीम आपने चुनी एमए में, किस विषय पर एमए कर रहे हैं आप? धर्म पे, ठीक है। तो रिलीजन पे है मेरा सब्जेक्ट जो है। मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा, तो मुझे उसकी जानकारी भी है। तो पर जिस धर्म की बात मैं करता हूँ उसकी वो मेरा विषय नहीं करता। अब मुझे समझ में आया तो अलग अलग चीज है, पर उसको भी समझता हूँ, इसको भी समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन जो है ना, उसकी क्वालिटी में पंजाब में कमी आई है। जो पहले थी, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैट्रिक की है, फिर डीएवी कॉलेज जलंधर रहा, फिर एसडी कॉलेज बरनाला। पर मेरे ये देखने से ये हुआ है कि उस टाइम जो म्यार था पंजाब का, वो आज नहीं है। तो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं ग्रेवाल साहब, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता है, और आप अपने समय की बात कर रहे हैं कि वो घटा है। घटा है। वो किस तरीके से, क्या फर्क? वो ऐसे जैसे अब तो बच्चों को ये पढ़ाते हैं पब्लिक स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम। उस टाइम इंग्लिश का भी ज्ञान होता था और पंजाबी का भी होता था, हिंदी का भी होता था। कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था। और दूसरा क्या है कि उसमें ये भी लगता था कि उस टाइम के पढ़े लिखे लोग जो हैं, आज का ग्रेजुएट हो, उस टाइम का मैट्रिक हो, इतना फर्क है। तो जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं अब फिर दोबारा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उससे मुझे लगा ये सारा जो समझ आई। जब आप एजुकेशन के नज़दीक नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना। तो ये एक, देखो आपने पहले क्या था कि हमारे पंजाब के बहुत से लोग जो किसान परिवारों से आते थे, आईएएस आईपीएस हो जाते थे, बहुत से हैं। धीरे धीरे वो गिनती कम हो गई।
पंजाब तो बहुत कम संख्या में अब आईएएस आईपीएस निकालता है, आपने नोटिस भी किया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कारण यही है, क्वालिटी एजुकेशन की कमी। और बाकी अगर है भी तो वो अलग कम्युनिटीज हैं। मैं हालांकि जाति धर्म वर्ग में बांट के नहीं देखता कभी किसी को, मगर फिर भी कमी आई है उसमें। पंजाब को उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और यहां तक भी कमी आई कि एसजीपीसी जो है उसको भी चाहिए था कि इस तरफ ध्यान देते, एजुकेशन की तरफ। उनका भी ध्यान उस तरफ नहीं। एजुकेशन के मुद्दे पे मैं बहुत ज़रूरी बात करूंगा, पर उससे पहले जो हमारी एक बात जो पेंडिंग रह गई कि किस तरीके से राजनीतिक सफ़र पर शुरुआत आपकी हुई, किस पटल पर आप भाजपा से जुड़े, कैसे पहले क्या संघर्ष रहा, किसके माध्यम से जुड़ाव हुआ? ऐसे में स्टूडेंट्स लाइफ में तो जो है पीएसयू में था, जो कि ये नक्सलाइट वगैरह इस ऐसा ग्रुप था। मगर उसके बाद मैं व्यापार में चला गया। तो मेरी मुलाकात जो है दिल्ली में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, जो परम पूजनीय सरसंघ चालक भी बने आरएसएस के, तो उनसे हो गई। उनका बहुत प्रभाव पड़ा मेरे पे। और उसके बाद माननीय विश्वनाथ जी, जो हमारे क्षेत्रीय प्रचारक थे आरएसएस के, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और मैं तो ये समझता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो आरएसएस की वजह से है। उससे ही मैं सीखा हूँ सारा। उन्होंने मुझे तैयार किया है। तो हालांकि मेरे को ये करो वो करो ऐसा कुछ नहीं कहते, ना वो किसी और को भी कहते। वो तो एक सामाजिक संगठन है, मगर वो अनुशासन और इस तरह की राष्ट्रीयता की भावना और ये सब वो सिखाता है। और जो बड़ी बात है जीवन में, और मैं समझता हूँ कि अगर हमें पंजाब को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसकी जो शाखा है उसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो जाना चाहिए। आरएसएस की शाखा की बात कर रहे हैं आप, पर उसको एक जाति से, हिंदू धर्म से ही जोड़कर देखा जाता है आरएसएस को। वो तो हिंदू तो एक संस्कृति है आपका। आप इधर जाओ सीआईएस कंट्रीज में, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इधर तो वहां अगर यहाँ का मुसलमान भी चला जाएगा तो उसको पता क्या कहेंगे? हिंदू है। मतलब हिंदू एक कल्चर है, सभ्यता है उनकी नजर में भी, कोई किसी धर्म से नहीं। हिस्ट्री देखें तो हिंदू तो धर्म नहीं माना जाता था। हाँ। तो गरेवाल साहब, शिक्षा पर आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि पंजाब में शिक्षा का स्तर जो है गिरता नजर आ रहा है, परंतु आम आदमी पार्टी अपने मॉडर्नाइज स्कूलों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहती है और अपने आप को एडवांस साबित करने का प्रयास करती है गरेवाल साहब। तो आपको फर्क नहीं दिखता कि इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब के स्कूलों में सुधरा है या सुधार हुआ है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप एक चीज देख लो, जिसको कहते हैं हमने सुधार किया, स्कूल ऑफ एमिनेंस। जी बिल्कुल। तो उसको पंजाबी भाषा में नहीं लिख सकते थे उत्तमता? हाँ जी। तो वो पंजाबी नहीं लिखी, पंजाबी की बात करते हैं, ऐसे ही ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं। अरे सभी लैंग्वेज पढ़ने दो बच्चों को, क्या फर्क पड़ता है? पंजाबी जरूर पढ़ो, ये ना पढ़ो वो ना, सभी लैंग्वेज अच्छी हैं, इस देश की हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो सबको सीखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। उसमें क्या है, किसी लैंग्वेज को सीखना है, उसके सिर्फ 100 वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे, उसी से आप बोलना साधारणतया समझना सीख जाते हो। आगे आगे उसकी प्रैक्टिस है, जितनी हो जाए। हाँ, जो माँ के पेट से सीखा है, तो वो तो अगर आपने पंजाब को बेहतर बनाना है तो आपको इन झगड़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है गरेवाल साहब कि पंजाबी पढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है पंजाबियों के लिए अपनी गुरुमुखी को बचाना, पर उसके साथ साथ उनको गुरुमुखी पर रिस्ट्रिक्ट कर देना कि वो आगे फैल ना पाए, क्या ये कट्टरवाद नहीं है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये नासमझी की बातें हैं। जो जिनके क्या एक पंजाबी फ्रेंच नहीं बोल सकता, जर्मन नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं, और पंजाबी तो सीखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ जितने पंजाबी मेरे को मिले हैं, देश के भी सभी हिस्सों में हैं, वो वहाँ की लैंग्वेजेस के साथ साथ पंजाबी भी बोलते हैं। वो तो अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ा है। उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। और ये जिस तरह की बातें अब पंजाब में हो रही हैं, वो पंजाब को आज, जिसको हम भगवान श्री राम कहते हैं, ठीक है, वो क्या थे? राजकुमार राम। और
अगर उनको अच्छा टीचर ना मिलता, अच्छा, ये जो ऋषियों मुनियों के आश्रम थे, ये यूनिवर्सिटियां थी, रिसर्च के सेंटर थे उस टाइम, और क्या थे, और सभी एक जैसे रहते थे, और विद्या जो थी वो उसको दान था, फ्री में होती थी, ये व्यापारिक अदारे नहीं थे, कहीं लाख फीस है, कहीं 10 लाख है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, गरीब आदमी पढ़ ही नहीं पाता। ठीक है, तो भगवान श्री राम वो विद्यालय की वजह से, वो टीचर की वजह से, वो नर से नारायण हो गए। ठीक है, तो ये चीजें सब सोचने वाली हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी को कितनी लैंग्वेजेस आती थी, कितने विद्वान थे वो, कितनी रचनाएं उन्होंने की, और सभी गुरुओं ने। तो उन्होंने एक योद्धा का भी रोल अदा किया, एक संत का भी रोल अदा किया, जो कि अपने आप में एक कठिन रोल है कि एक समय पे एक व्यक्ति या तो योद्धा हो सकता है या संत हो सकता है। अरे हर चीज का ध्यान दिया। निर्मला पंथ क्या था, उनको एजुकेशन के लिए भेजा, सभी लैंग्वेजेस सीखो, संस्कृत भी सीखो, और वेदों का भी अध्ययन करो, बाकी धार्मिक ग्रंथों का भी करो। वो विद्वान लोग आए तो उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर अगर आप खाली श्री गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान ले लोगे, आपको कुरान के बारे में पता नहीं होगा, आपको गीता जी के बारे में पता नहीं होगा, आपको रामायण के बारे में पता नहीं होगा, आपको बाइबल के बारे में पता नहीं होगा, तो आप क्या करोगे। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, सभी उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने ये करवाया सबको। ठीक है, तो अपने ये ज्ञानी हरप्रीत सिंह है, इनका आपको पता है कि जो पीएचडी कर रहे थे वो कुरान के ऊपर थी। ठीक है, तो ये तभी तो वो विद्वान है। गरेवाल साहब, इसके बाद हम पंजाब के बजट पर भी चर्चा करने वाले हैं, पर उससे पहले एक अहम सवाल हम लेना चाहते हैं कि आज भी हर तरीके का एक तबका हर वर्ग में नजर आता है। सिखों में खालिस्तान की मांग है, हिंदुओं में हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है। जिस प्रकार से खालिस्तानी संगठन पंजाब में भी तेज हो रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर शिवसेना और खालिस्तानी समर्थकों का आपसी टकराव रहता है। तो इसका फायदा क्या आपको नहीं लगता कि अब ईसाई धर्म उठाता नजर आ रहा है? पॉपुलेशन का ग्राफ देखें तो ईसाई धर्म लगातार बढ़ रहा है। और मैं इसी के अंदर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि मांग तो ये होनी चाहिए थी कि सिक्खी का प्रचार किताबों में हो, पर मांग खालिस्तान की जा रही है या फिर हिंदूवाद की जा रही है? किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हिस्ट्री की किताबों में तो मुगले आजम अकबर को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा है, देश को दिशा कौन देता है, उसकी दशा कौन बदलता है? लीडर। ठीक है, लीडर उसी को कहते हैं ना। जब लीडर ही भ्रष्ट हो जाए, लीडर ही स्वार्थ पे काम करें, देश हित में काम ना करें, तो ज्यादा संख्या अब उन लोगों की हो गई। इसको देखना पड़ेगा, इस पे गहराई से विचार करना पड़ेगा, चाहे कोई भी धर्म हो। अब क्रिश्चियनिटी, वो क्या लोग ऐसे जा रहे हैं, किसी को तो विदेश में बसने का लालच। फैसिलिटी दी जा रही है ना गरेवाल साहब, खाने की, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की। पता है, मुझे सब कुछ पता है। अब उसमें कमी किसकी है? क्या गुरुद्वारों में दिल्ली का जो चढ़ावा जा रहा है वो कम जा रहा है? हम उसको सही दिशा में लगाते ही नहीं। वो लगना चाहिए उस पे। सिखों में दान देने वाले लोग क्या कम है? एनआरआई फंड्स बहुत ज्यादा आते नहीं नहीं, सभी में है, पर उस तरफ को बढ़ना नहीं चाहते। और क्या मजाक बना रखा है ये, और किस तरह से कितनी कन्वर्शंस हो गई, गरीबों की हो रही हैं सब। और भाई आप गुरु साहब की भी बात करो, पांचों प्यारे जो थे वो मेहनत कश जमात के थे, कोई सरमाएदार नहीं था। और कहां से आए? उस टाइम जब खालसा की सिर्जना हुई, ना तो रास्ते थे उस टाइम, ना ही कम्युनिकेशन के साधन थे। ये जो गुरुद्वारे नहीं होते थे उस टाइम, गुरुद्वारे को धर्मशाल कहते थे। वो क्या था? जामन जी। उस पे लोग क्या करते थे, जिनको मुसंद बोलते थे, वो उस मंजी पे बैठते थे, तो गुरु का संदेश जो था वहां से पहुंचाते थे। तो लोग वहां आके इकट्ठे होते थे, गुरु का संदेश सुनते थे, और वहां दसबंद इकट्ठा होता था, उससे फिर धर्म चलता था, खर्चे चलते थे।
और तब कितने लोग इकट्ठे हुए जब खालसा की सृजना हुई, तो वो लोग कह रहे हैं कि कोई तो उसको 35,000 संख्या बताता है, कोई 80,000 बता देता है, कोई कितनी बताता है, अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग बात बताते हैं, पर कितने भी थे 35,000 क्या कम होती है। और उस टाइम इकट्ठे होना जब आवाजाही के साधन ही ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, कैसे ऑर्गेनाइज किया होगा इतना बड़ा काम, ये सोचने वाली बात है। तो आज क्या, आज तो साधन बहुत हैं, आज हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत हैं, क्या आज हम नहीं कर सकते? क्यों धर्म टूट रहा है, क्यों लोग अलग जा रहे हैं? ये इस पे विचार करने की जरूरत है। जो दोषी हैं उनको अलग थलग करो, क्यों नहीं करते? तो इसलिए ये पंजाब, जब खालसा का नुकसान होगा तो पंजाब का भी होगा, देश का भी। तो आप ये मानते हैं कि प्रचार की बहुत ज्यादा कमी है कि अपने आप में सिक्खी का प्रचार हो जाए तो ये कन्वर्जन की नौबत ना आए? सिंसियरिटी की कमी है। अपना घर हर कोई बनाता है, देश का घर बनाना हो तो उधर बहुत कम जाते हैं। ये कहते हैं कि भगत सिंह हमारे घर में ना हो, पड़ोस वाले में हो जाए। और ये कहावत भी है कि सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है, चाहे वो घर तोड़ के बने या फिर घर बना के। तो ये देखना पड़ेगा। तो ग्रेवाल साहब, अब पंजाब के एक अहम मुद्दे पर हम बात कर लें कि पंजाब पर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। और पिछले समय में हम देखें कि हजारों करोड़ों का कर्ज जो है पंजाब पर था, और हर पंजाबी पर कहीं ना कहीं लाखों रुपए का कर्ज अब पेंडिंग नजर आता है। 2025 24 और 25 का अगर आंकड़ा माने तो पंजाब सरकार और लोन उठा रही है। और वो लोन किस लिए उठा रही है? पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए। और उससे ज्यादा पैसा पंजाब सरकार अपने प्रचार प्रसार में जो है लगा चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि जिस विजन के साथ केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहे थे उसी विजन से पंजाब में करना चाहिए था, या फिर पंजाब को एक मनी कैपिटल समझते हैं? अरे भैया, केजरीवाल की तो बात ना करे तो अच्छी बात है। जल बोर्ड लोगों को पीने का पानी अपने टेनूर के अंदर वो शुद्ध नहीं दे पाए, हर बार वादा करते थे, जमुना साफ करने का वादा करते थे। और आज जो पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट चल रही है कि 500 किलोमीटर चल के प्रदूषण पंजाब से पहुंच गया, ऊंची बिल्डिंगें क्रॉस करके पहुंच गया। अरे दिल्ली का प्रदूषण है, उसको शुद्ध करो, देखो उसको क्या करना है। वो नहीं किया उन्होंने, उन्होंने तो बदनाम किया उस टाइम, क्योंकि पंजाब में सरकार नहीं थी। अब सरकार, सरकार इन्हीं की थी। अब तो इन्हीं की थी। तो ये सारी चीजें क्यों की? और जल बोर्ड का शुद्ध पानी नहीं दे पाए, उसका प्रचार प्रसार और एड्स इतनी दे दी। तमिलनाडु के पेपर में पंजाब की और दिल्ली की एड चल रही थी, तमिल में, तमिल में। हाँ, बताओ उसका क्या फायदा? शुद्ध जल दिल्ली में नहीं दे रहे। ये आपने देखा खुद? हाँ देखा है, आपको भेज भी देंगे। अरे हमने स्टेटमेंट भी दी थी तब कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और उसको पूछने वाला कोई नहीं। आज जेल जाने चाहिए, सजा होनी चाहिए। आप जब तक अपनी आर्थिकता जो है, पंजाब में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है आगे, जब तक उसको दुरुस्त नहीं करोगे, और फिर क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ इशारा कर देते हैं, उन्होंने हमारी आर्थिकता खराब कर दी। अरे भैया, उन्होंने कोई खर्चा ले लिया आपसे? इसमें एक और पेच ये फंसता है कि आम आदमी क्लिनिक सेंटर जो वहाँ पर खुले हैं पंजाब में, सेंटर सरकार की एक चिरायु योजना है जिसके तहत जगह जगह पर डिस्पेंसरीज जो हैं खोली जानी थी। तो ऐसे में ये भी देखने को मिला कि सेंटर से जो फंड आना था उस फंड को भी इस वजह से रोका गया, यानी कि पंजाब सरकार द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया कि उनके आम आदमी क्लिनिक का नाम बदलना पड़ेगा और सेंटर की स्कीम के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो सवाल गरेवाल साहब ये, अगर पंजाब की सरकार अपने लोगों के प्रति हितैषी है तो एक नाम बदलने में क्या समस्या है? सेंटर फंड तो दे रहा है ना। और आरोप भी बाद में सेंटर पर यह आता है कि पंजाब को सेंटर फंड नहीं देता। आप किस तरीके से समझ? ऐसा कुछ नहीं है। एक तो उस चीज समझ लो, मैंने उसको अच्छी गहराई से देखा। पहले तो जो पैसा आपको आएगा, ना तो वो केंद्र सरकार के मंत्री के परिवार का है, ना ही वो किसी प्रधानमंत्री के, ना ही वो पंजाब के मुख्यमंत्री के, ना ही पंजाब के मंत्री के। वो पैसा देश के लोगों का है, पंजाब के लोगों का है। जब वो केंद्र से फंड आता है तो उसका एक एग्रीमेंट होता है स्टेट और सेंटर के बीच, टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, उसका यूसी देना पड़ता है, यूजर सर्टिफिकेट। अगर आप यूसी नहीं देंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको दोबारा दूसरा पैसा नहीं आएगा।
कोई सरकार नहीं दे सकती, जेल जाना है। चाहे वो डबल इंजन की सरकार क्यों ना हो, चाहे कोई हो, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी हाँ पड़ेगी। वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहते हैं, उससे ये मौका ढूंढते हैं केंद्र को कैसे बदनाम करें। अच्छा, फिर जो सरकार चली गई, जैसे कांग्रेस की सरकार गई, उसने यूसी नहीं दिए थे कई, तो जब दूसरी सरकार आती है, डेमोक्रेसी में ये ट्रेडिशन है कि टेक ओवर करती है, तो वो पहली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेती है, लाइबिलिटीज जो है वो भी लेगी, अगर कुछ एसेट्स हैं उनको भी लेगी, सबको लेना पड़ता है। उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, ये तो उन्होंने चला दिया। तो ये सरकार चलाने का तरीका नहीं है, ये बदनाम करने का ढूंढते हैं, और लोगों को ये सोचते हैं कि लोगों को समझ नहीं है। पर इस देश में जब लोगों को समझ आ जाती है, फिर वो तो ऐसा धक्का मारते हैं कि कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये बातों से बात नहीं चलती, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। पंजाब के हालात दुरुस्त नहीं है, खराब हुए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ गई। और उसके बाद जो ये फसलों का पेस्टिसाइड और उसका था, वो केंद्र से फंड लेके, इनको चाहिए था जमीन को जहरीला ना होने देते, बचाते। एक बीकानेर को ट्रेन भर के जाती है कैंसर के पेशेंट्स की, सारी मालवा बेल्ट बताया जाता है कि कैंसर से ग्रस्त है। डेली एक ट्रेन जाती है बीकानेर। उसका रीजन यही है हाँ, कि जो यही है, भूमि के अंदर पेस्टिसाइड है वो। यही है। उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। पानी का बुरा हाल हो गया, उसके लिए चिंता नहीं है। अब ये कहाँ कहाँ पानी दिया है इन्होंने, हर खेत को पानी, तो हर नल में जल, जो ये बातें करते हैं, ये भैया आपने किया कुछ नहीं है, उसके प्रचार प्रसार पे जो ऐड दिए हैं उससे ज्यादा पैसा लगा दिया। तो ये गलत काम करते हैं। ये पब्लिसिटी के लिए नहीं होता, ये वेलफेयर स्टेट होती है, इसको उस नजरिए से चलाना चाहिए। और ये एक्सपोज होगा ही होगा सिस्टम इनका। आम आदमी पार्टी आगे पंजाब में लंबा नहीं चलने जा रही। आप क्या समझते हैं कि कितना अभी तो क्योंकि समय बचा है आम आदमी पार्टी का, किस तरीके से लेकर चलते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या ये जो कुछ साल बचे हैं इनको लंबा चला पाएगी, या इनकी आपसी बीच में कुछ तनातनी की सिचुएशन चल रही हम तो चाहते हैं कि ये लंबा चले। है? उसका कारण क्योंकि नहीं, उसका कारण है, केजरीवाल तो लगातार बात। इन्होंने कहा था कि हम तो सुधारने के लिए आए हैं, ये बिगाड़ने के लिए आ गए। इन्होंने कहा था रंगला पंजाब बनाएंगे, इन्होंने खूनी पंजाब बना दिया, जगह जगह कत्लोगार्त हो रही। तो ये सारी चीजें जो हैं, करप्शन का भी यही हाल कर दिया। तो ये लोगों को समझ में आ जाए पूरी तरह से कि हमने क्या गुस्ताखी कर ली, उसके लिए हम इनको जल्दी जल्दी हटाना नहीं चाहते, भाजपा नहीं चाहती। ये तो करते रहते हैं ऑपरेशन लोटस चला दिया जी, ऑपरेशन लोटस। कोई ऑपरेशन लोटस, हमारे दो विधायक है, हमने क्या ऑपरेशन चलाना जी, क्यों चलाएंगे। हम तो कहते हैं कि लोगों को पता चले। तो इसलिए हम इनका सड़कों पर विरोध करेंगे, हम इनका खेत खलिहानों में विरोध करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों से सीधी पहुंच करेंगे, मैन टू मैन हार्ट टू हार्ट टच करेंगे। खाली ये नहीं कि ऐड से ही काम चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे होने वाला है, बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं। के लिए तो मुश्किल नजर आ रहा है ना अभी पंजाब का रास्ता। कोई मुश्किल नहीं। मैंने मैं अभी नहीं बोला होगा, ये कभी भी खड़ा करके कोई चुनाव नहीं जीतता। अगर संगठन वाले दल चुनाव जीतते, तो दो ही संगठन वाले दल थे देश में, एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक भारतीय जनसंघ। ना तो भारतीय जनसंघ का राज आया, ना ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया। राज आया तो भारतीय जनता पार्टी का आया, जब नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब तो सबका प्रयास 400 रैलियां की, अपनी मुख्यधारा के साथ आम जनता जोड़ ली। जहां उस दल की मुख्यधारा के साथ आम जनता को जोड़ लो, तब आता है ये पब्लिक परसेप्शन पे चुनाव जीते जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात करेंगे गरेवाल साहब, पर उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं अग्रसर नज़र आते हैं कि लोगों से आपकी बात भी होती है, तो लोगों का मूड क्या है? और दूसरा, पंजाब के मंत्रियों को कहीं ना कहीं कमज़ोर बताया जाता है कि वो अपने ही लोगों के काम करवाने में असमर्थ नज़र आते हैं। नंबर एक, खुलकर बोलना उनको
प्रतिबंधित है कि खुलकर आप चर्चा नहीं कर सकते, चाहे वो मीडिया हो या कुछ हो। परमिशनों का काफ़ी सिलसिला जो है इस पार्टी के अंदर भी रहता है। और दूसरे तरीके से आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपकी ऑब्जर्वेशन किस तरीके की है कि पंजाब के अंदर सरकार चला कौन रहा है। देखो, पंजाब के अंदर सरकार दिल्ली से चल रही है। केजरीवाल जी का एक वो क्या है बदनाम सा वैभव कुमार, जिसने वो एमपी को भी पीटा था, इनकी जो थी स्वाति मालीवाल। स्वाति, अब तो इनकी पार्टी में नहीं है वो एक तरह से, तो उसको पीटा था। वो आ गए हैं, यहाँ बैठ गए हैं। और मुख्यमंत्री को मिलने के लिए भी दिल्ली की परमिशन चाहिए। मुख्यमंत्री कोई फाइल देखता है, आदेश पारित नहीं कर सकता जब तक दिल्ली की परमिशन नहीं होगी। ऑफिशियल्स जहाँ के जाते हैं, दिल्ली में भाई मीटिंगें होती हैं, केजरीवाल मीटिंग लेता है जहाँ उसके बाकी लोग लेते हैं। कौन है ये? तो ये जो इस तरह से काम चल रहा है, स्टेट कभी ऐसे नहीं चला करती। स्टेट तो जिसके हाथ में है, अगर स्टेयरिंग आपके हाथ में है, आपने दे रखा है किसी मुख्यमंत्री को, गाड़ी कोई दूसरा चलाएगा, गियर कोई दूसरा बदलेगा, तो आखिर आखिर तो उसका एक्सीडेंट होना ही है। ये कोलैप्स होगा सिस्टम पंजाब का। वो लूटपाट करने वाले लोग हैं, उसमें ही लगे हुए हैं, अपनी बात पे नहीं रहते। अब बताओ, करोड़ों रुपया तो अपने मकान की रेनोवेशन पे लगा दिया, क्या जरूरत थी? अगर आपकी मानसिकता दुरुस्त हो तो इसकी जरूरत है क्या? लोगों के पक्ष में मानसिकता हो और डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट हो, जो बातें आप करके गए हो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, तो ये लोग सब देखते हैं। ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते ये। और अब इनको जाना ही होगा, और दुर्दशा में जाना होगा ये पार्टी को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में नहीं दोबारा आएगी ये। गरेवाल साहब, लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर लेते हैं। अभी हमने हाल ही में बजट पर भी बात की है और मुद्दों पर भी बात की, पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो अब पंजाब सरकार सख्त नजर आ रही है। हमने लगातार अभी 2-3 दिनों में देखा कि लगातार घर तोड़े जा रहे हैं जो नशा स्मगलर हैं। एक प्रॉपर कैंपेन जो है नशे के खिलाफ चला रही है सरकार। पहले मुझे ये बताओ, ये बुलडोजर के खिलाफ कितने बयान है केजरीवाल के, आपको भिजवा दूं? नहीं, वो हमें पता है। अब क्यों बुलडोजर चला रहे हो भाई? लोगों को दिखाने के लिए? तो आपका ये कहना है कि आपकी नीति को कॉपी किया जा रहा है। कर रहे हैं, अच्छे काम को करना चाहिए। जो मैं तो नशा उसको, तस्करों के पर खिलाफ ये, कार्रवाई हो रही है, जब आप आप उससे कोई सहमत चीज हैं? बोलते हो तो आपको, मुख्यमंत्री रहे हो आप, एक पार्टी के सुप्रीमो हो आप, जिसकी 2 स्टेट में गवर्नमेंट है, तो आपको बोलने का भी समझ होना चाहिए, क्या बोल रहे हो। ये लोकहित में बात करो। उसका विरोध कर रहे थे पहले, आज खुद करने लग गए। ठीक है ना? तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। पिक एंड चूज से काम नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस पे काम करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ठीक नहीं हो सकता जैसे ये कर रहे हैं। ये तो भाजपा आएगी आपको बताएंगे, जैसे यूपी में गले में तख्तियां डाल के घूमते हैं ना, कि हमें बख्श दो, जेल भेज दो, यहां से वापस भेज दो। पंजाब में यही दशा होगी। ये आज आपको बता रहा हूं, क्रिमिनल्स की। शरीफ लोगों को, आप के राज में लोग सुरक्षित रहें इतना जरूरी नहीं होता, लोग सुरक्षित महसूस करें ये ज्यादा जरूरी है। तो आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे पंजाब के अंदर, ये दिक्कत हो गई। इंडस्ट्रीज का भी मामला जो है अब कहीं ना कहीं पंजाब में कम नजर आ रहा है। मेरा बस आपसे आखिरी कुछ सवाल रहने वाले हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट समय समय पर देखा जा रहा है कि हीरो की चाहे हम बात कर लें और अन्य इंडस्ट्रीज की बात कर लें, तो पंजाब से रुझान कम होते नजर आ रहे हैं। यूपी में हाल ही में ट्रांसफर कर दिया गया था सारा जो हीरो होंडा का जो तामझाम था। तो गरेवाल साहब, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड पंजाब ही चल पाएगा कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए था और क्या करना, नहीं हुआ? इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री कब चलती है? जो एरिया अशांत हो जाता है, वहां उद्योग नहीं चलते। शांत एरिया में, और लोग सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित रहें नहीं, महसूस करें, वहां इंडस्ट्री चलती है। और सरकार को उनको प्रोटेक्शन देनी होती है, जैसे किसान को जरूरत है ना, ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को है। और उनको ऐसे नहीं कि उनके गले में फंदा डाल लो, उनको कहो कि 10 करोड़ दे, कहां से देगा? कोई लूटपाट तो होती नहीं। एक परसेंटेज होती है, 10% का मार्जिन है, 5% का है, कितना है, बिजनेस में वही होता है। तो उस तरह की बात नहीं है यहाँ, और लोगों को आतंकित किया जाता है। और एक
आतंकवाद होता है आतंकियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, एक आतंकवाद सरकारी भी होता है। तो आप मानते हैं कि जो इलेक्शंस में अफवाहें उड़ी कि हमसे इतने पैसे मांगे गए, इतने पैसे मांगे गए, वो सत्य है? क्या? अफवाहें उड़ी इलेक्शंस में कि अरे हमारे से भाई, मनी एक्सटॉर्ट करने की अब धमकियां विजिलेंस आ के रही हैं। चीफ डायरेक्टर को क्यों बदला? 300 करोड़ हर साल का इकट्ठा करके देता था, तब बदला है। चीफ डायरेक्टर को जो बदला, क्या होता था विजिलेंस में मुझे पता है, बिना बात कही। तो ये सब चीजें, इस तरह की गैर कानूनी चीजें हुई हैं, उनको रोका नहीं गया और उसके उसको और उत्साहित किया गया। पॉलिटिकल लोगों के द्वारा ये सब किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी उसमें मिले होते हैं। तो जीरो टॉलरेंस पे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कभी किसी ने पूछा, किसी एसएसपी को पूछा, किसी पॉलिटिशियन को पूछा कि भाई तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद कितने दिन में ऐसे कैसे आ गई, जांच करो इनकी। उनकी तो करते नहीं। एक व्यापारी हो, उसके इंडस्ट्रियलिस्ट को ईडी में बुलाया, उसमें बुलाया और इसमें बुला लिया, विजिलेंस में, उनको परेशान किया, तंग किया और फिर रिश्वत लेके छोड़ दिया। ये कोई तरीका है? ये नहीं होना चाहिए। तो ग्रेवाल साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, और ये लंबा सवाल रहने वाला है, कि पंजाब में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा स्तर पर हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट के बाद आपने देखा होगा कि भर्तियां भी खुली थी कुछ, चाहे वो कांस्टेबल्स की हों या अन्य भर्तियों की बात करें। और उसी के अलावा क्या आप समझते हैं कि आज की मौजूदा सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि पंजाब जो है सही तरीके से कार्यबद्ध रहे और तरक्की के राह पर चले? और युवा हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो युवाओं के लिए भी संदेश दें कि जो हताश युवा है उसको किस तरीके से दिशा निर्देश आप देंगे? ऐसा है, पंजाब में उद्योग किस चीज के लग सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग के। जो मूंगफली की रेडी लगाता है वो भी खेती पे, कृषि पे आधारित है, और जो सब्जी की रेडी लगाता है वो भी कृषि पे आधारित है। जो सोया से दूध बनाता है, प्रोडक्शन करता है, वो भी कृषि पे ही आधारित है। तो उसको छोटे उद्योग लगा के देना और उनके लिए मंडी की व्यवस्था करना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको प्रमोट करना भारत सरकार की योजना है, उसके लिए पैसा मिलता है। सरकार का उस तरफ तो ध्यान ही नहीं। केजरीवाल जी की उंगली पकड़ो, गुजरात चुनाव के लिए लड़ने के लिए चले जाओ। केजरीवाल जी की उंगली पकड़ो, पंजाब चल रहा है वहां चले जाओ और वहां गुजरात से घोषणा कर दो, मैं मुख्यमंत्री पंजाब बोल रहा हूं, आधिकारिक बोल रहा हूं, गोल्डी बराड़ को अरेस्ट कर लिया है। गोल्डी बराड़ वो घूम रहा है, फिरौतियां देता। ये कोई मुख्यमंत्री की बात होती है? ये कोई भाषा होती है? इस तरह से स्टेट चलती है? इसको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रोजगार देने होंगे, रोजगार तलाशने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनाना होगा नवयुवकों को। वो नहीं हम बना रहे, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। हमने इतनी नौकरियां दी, झूठ ही झूठ बोले जा रहे हैं, कहा कितनी नौकरियां दे दी, जब गिनती करेंगे तब पता चलेगा ना। सरकार कभी पूरी नौकरी जॉब्स दे सकती है? पॉसिबल नहीं है सर। फिर इंडस्ट्री लगाओ, नहीं लगाते। इन्वेस्टमेंट्स यहां से जा रही हैं। भाई हौजरी उद्योग जो है लगभग जा चुका है, और 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री तो उत्तर प्रदेश में ही गई है। चमड़ा उद्योग जा चुका है, स्पोर्ट्स का उद्योग जा चुका है, और कितने के नाम ले दूं मैं जो हमारे यहां से चले गए, जिसमें हमारा था। उद्योग वैसे ही कम थे, बड़ी इंडस्ट्री जा रही है। ठीक है, तो इस तरह का काम करने के लिए हमें, ये ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने आके खाली तबाह कर दिया। इससे पहले भी जो सरकारें रही, नीयत पुरानी है सर ये। क्या होता था? अगर कोई बढ़िया ढाबा चल रहा है, वो तो कुछ भी नहीं होता ना, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख की सेल कर लेता होगा, इसमें शेयर हो गया भाई हमारा। यहाँ ऐसा चला। ये इंडस्ट्री बढ़िया चल रही है। मेरे को कल ही कोई इंडस्ट्रिस्ट बता रहा था कि मैंने उद्योग लगाया जी, बाहर का था, तो कहने लगा लगाया, मैं तो छोड़ के चला गया, बिल्डिंग बनी बनाई छोड़ गया, उसको आगे नहीं चलाया, कहता मेरे से शेयर मांग लिया। अब मैं नाम नहीं लेने चाहता लोगों के, इस तरह का घटिया काम पंजाब के साथ हुआ है और अब भी हो रहा है। अब भी यही काम है। आम आदमी पार्टी के लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं। हर एमएलए 5,000 भी नहीं छोड़ते। अब बताओ यहां कैसे काम चलेगा? इनका वॉलंटियर है, भवानीगढ़ कल ही जा रहा हूं मैं, वो ट्रक यूनियन का प्रधान था, उसको कहा तेरे को बनाएंगे 30 लाख दे,
वो 30 लाख पहुंचा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे ने 60 लाख दे दिया या 57 लाख जितना भी दिया। तो उसने कहा नहीं अब तो ये 57 लाख देगा, अब इसको बनाएंगे, ये अपना पैसा वापस ले लो। उसने वहीं पे जहर खा लिया जब चुनाव हो रहा था। ये क्या चल रहा है? जो आपके कार्यकर्ता होते हैं वही पार्टी का सरमाया होते हैं। अरे वॉलंटियर्स को तो कहीं भी नहीं आप पूछ रहे। आपने जो चेयरमैन लगा दिए, अभी आज ही क्या हुआ, सरकार कैसे चल रही है, एक मंत्रालय दे दिया, 2 साल से उस भले मानस को पता ही नहीं। आपको पता है, आप पत्रकार हैं बड़े, जो ट्रेडिशन क्या होती है, जब मंत्रालय कोई भी आपको मिलता है, 2 या 3 मिल गए, तो आप पहले उनका चार्ज लेने जाते हो दूसरे दिन। क्या चार्ज लिया था? उसका कोई कार्यालय था? और जब मंत्रालय था ही नहीं, उसी टाइम सरकार को, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताया भैया ये क्या दे दिया, ये ले ले अपना? ये क्या चल रहा है? और फिर आज एक और न्यूज है कि 60 के करीब ट्रांसफर्स हो गई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ना तो सरकार ने ऑर्डर दिया, ना किसी प्राइवेट जगह से ही जाली ऑर्डर बन गए फिक्टिशियस, और लोग जाके ज्वाइन भी कर गए उन पे। तो इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं? कौन लोग इस सब पार्टी में बैठे हैं इस तरह के? तो वो क्या सरकार चलाएगी? ये सरकार चलाने के काम होते हैं, कभी पहले ऐसे हुआ ही नहीं। इसलिए ये सरकार जो है इसकी परफॉर्म नहीं कर पा रही, और इसको ना तरीका आता है, ना इनका तजर्बा है, ना ये सीखना चाहते हैं। क्या विधानसभा के अंदर ऐसे होता है? वित्त मंत्री क्या करे अपोजिशन लीडर को, अरे बैठ जा बैठ जा। ये भाषा है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। ये भाषा बोली जाएगी विधानसभा में? लोगों के लिए डिस्कशंस होती हैं, हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, उस पे जहां डेमोक्रेसी में सत्ताधर जरूरी होती है, सत्ता पक्ष जरूरी है, वहां विरोध पक्ष उससे ज्यादा जरूरी है, सूझवान और मजबूत। कमजोर विरोध पक्ष नहीं, जिसको समझ ना हो वो नहीं। तो ये हेल्दी डिस्कशंस करनी होती हैं। क्या वो हो रही हैं पंजाब में? नहीं हो रही, कमी आ गई। सेशन जो है, पहले लंबे लंबे सेशन होते थे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात होती थी, कुछ उसके लिए प्रोजेक्ट लेने होते थे, ये विधायकों ने करना होता है। क्या विधायकों को जानकारी है क्या लेना है क्या देना है? ये सड़कें जो बन रही हैं, ये तो केंद्र बनाया जा रहा है, पंजाब सरकार तो वो भी नहीं बना पा रही, और उसके लिए लैंड ही नहीं एक्वायर कर पा रहे, प्रोजेक्ट रद्द होते जा रहे हैं। क्या परफॉर्म है कर रहे हैं सरकार? इसलिए इससे तो इस सरकार से जल्दी पंजाब का पीछा छूटे और ये किसी तरह समय निकल जाए। तो ये मेरे ख्याल लोग उसकी इंतजार करते हैं, हम भी उसी के इंतजार में हैं। हम संघर्ष करेंगे, और भाजपा आने वाले टाइम में, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप बदला हुआ स्वरूप देखोगे बहुत जल्दी, बहुत बड़ी चेंजेस देखोगे। और भाजपा का काम करने का तरीका भी, कार्यशैली बदलेगी, उसको आप देखोगे पंजाब के अंदर। जैसे देश में बड़ी पार्टी हैं हम, पंजाब की भी बड़ा दल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए। तो ऐसे हमारे साथ हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की। देखते रहिए पंजाब केसरी।